तो जो एक चिराग पासवान वाला फैक्टर था, या चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में जो द्वंद्व था, उसको एड्रेस करता हुआ कोई चेहरा आपको इसमें से दिखाई देता है जो उस फैक्टर को एड्रेस करता हो, कि भाई चिराग पासवान को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है और उनके चाचा को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए, चाचा को संतुष्ट करने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐसा कोई चेहरा या ऐसा कोई नेता इसमें नहीं है जो चिराग पासवान के लिए बहुत एक्सेप्टेबल हो या वो चिराग पासवान के क्लोज हो। लेकिन एक दूसरा मामला जो आज जो निकल के आ रहा है वो ये है कि पशुपति कुमार पारस काफी नाराज लग रहे हैं बीजेपी लीडरशिप से, और उन्होंने कुछ इस तरह का ऐलान भी कर दिया है, काफी मतलब ब्रॉड हिंट उन्होंने दे दिया है कि शायद वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मान सम्मान अगर नहीं, एक तो ये कि वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, यानी वो हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए जितना भी दबाव डाला जाए। और दूसरी बात यह कि उन्होंने ये हिंट दे दिया है कि अगर उन्हें एनडीए में इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है तो वो दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। तो यानी ये पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि पशुपति कुमार पारस हो सकता है कि वो महागठबंधन यानी आरजेडी लेड जो अलायंस है महागठबंधन का, उस तरफ चले जाए, क्योंकि और तो कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। जाहिर है कि वो जेडीयू की तरफ तो जा नहीं सकते, जेडीयू तो एनडीए का ही पार्ट है, इसलिए वो एनडीए से अलग होकर के जो ऐसा लग रहा है इम्कान इसी बात का है कि वो आरजेडी लेड जो महागठबंधन है उसी की तरफ जाएंगे। और इसका इन्होंने बिल्कुल एक तरह से कह दिए कि ऐलान ही कर दिया है, क्योंकि एक तो बिल्कुल तय है कि 5 सीटें दे दी गई हैं। दल की बैठक भी थी, रखी थी उन्होंने पटना में, शायद संसदीय दल की बैठक उन्होंने की है अब से थोड़ी देर पहले, और जानकारी आ रही थी कि लालू यादव की तरफ से उनको कोई ऐसा हिंट मिला है, ऐसा संकेत मिला है कि वो उनके साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है, खुली बाहों से स्वागत जी है। भवेश जी, मैं वही कह रहा था कि उन्हें इस तरह का हिंट लालू यादव की तरफ से मिल चुका है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, इस तरह की बात कही है। आज मीटिंग में भी उन्होंने ऐसी ही बात कही है, खुल के कही है कि हमें सम्मान नहीं मिला एनडीए में, तो हमारे लिए दूसरे रास्ते भी खुले हुए। जी जी। दीपक जी, अगर हम चाचा भतीजे की लड़ाई को देखें बिहार में, जो चुनावी मैदान में पहली बार दिखाई देगा, मुझे लगता नहीं है कि पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो चाचा भतीजे के बीच में इस तरह की तल्खी थी। तो इस बार अगर चाचा भतीजे के बीच अगर दोनों दो छोर पे रहेंगे तो किस तरह का दृश्य रहेगा? चाचा के साथ ज्यादातर पासवान लोग रहेंगे, ये जो वोट है उनके पास 5-6% वोट, इसका बंटवारा कैसे होगा? कौन ज्यादा मजबूत है देखिए, कि भाई ऐसे चाचा भतीजा रोचकता की दौर में है। बिहार में एक चाचा ने एक भतीजे को छोड़ा, फिर एक भतीजे ने चाचा को छोड़ा। तो ये बिहार में चाचा भतीजा का जो गेम है वो बड़ा रोचक होता जा रहा है। अब जहां तक पशुपति पारस के साथ है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे उनमें तमाम लोग उनके साथ थे जिनको उम्मीद नहीं है कि उनको टिकट मिलने जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा। सूरजभान भी थे, पशुपति पारस भी थे। तो ये जो ऐसा नहीं है कि 6% जो रामविलास पासवान का वोट है वो टोटल शिफ्ट हो जाएगा चिराग की तरफ, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, पशुपति पारस फाउंडर हैं एलजेपी के और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं अपने भाई के साथ, और अपने उन भाई के वो मेंटर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी बड़ा डिसीजन रामविलास पासवान पशुपति पारस से ही करते थे, रामचंद्र पारस से नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने जाते जाते हाजीपुर की सीट उनको दे दी कि आप मेरे विरासत को संभाले। अगर समझदारी से ये बात सोची जाए तो रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को जमुई रवाना किया था और इनको हाजीपुर बिठाया था। तो रामविलास पासवान कुछ जानते होंगे, कुछ समझते होंगे, कुछ उनका ये होगा। तो देखिए, डिवीजन ऑफ वोट तो होगा अगर वो लड़ जाएंगे हाजीपुर से। और जैसा कि चर्चा है, देखिए आरजेडी के पास अभी कुछ उम्मीदवारों की कमी जरूर है, ये मैं संकेत मिल रहे हैं। अगर इनके पास लॉट में सीटिंग एमपी 2-3 आ जाते हैं तो उन्हें परहेज नहीं होगी और वो हाजीपुर से जरूर पशुपति पारस का
सपोर्ट करेंगे। राजनीति में कल क्या बोलना है, आज क्या बोलना है, ये इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। आज हम आम बोलेंगे, कल हम राम बोलेंगे। तो ये सारी बातें है और रोचकता होगी। देखिए अब वो तैयार नहीं, फैजान भाई ने एकदम सही कहा है कि अब वो किसी कीमत पर हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए अभी तक गठबंधन के सीट का अलॉटमेंट हुआ नहीं है, घोषणा नहीं हुई। ये बात चल रही है कि हम 5 इनको 5 दे दिया, इनको 4 दे दिया, इनको 2 दे दिया। दूसरी बात है कि अब उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। अब देखिए बीजेपी का सम्राट चौधरी के होते उपेंद्र कुशवाहा को लाया जा रहा है। सम्राट चौधरी उसी जात से आते हैं, उनको लाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी जा रही है। अब एक सीट में वो मानेंगे आगे के दिनों में कि नहीं, 2-3 दिनों के अंदर ये बहुत ही बड़ा खेला हो सकता है कि भाई कुछ लोग जिनको लड़ना है वो दूसरे पार्टी का रुख अख्तियार करेंगे और चाचा और भतीजे की लड़ाई रोचक होगी। देखिए चाचा भतीजे की लड़ाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वैसे चिराग पासवान का हाजीपुर में इन दिनों जो खबरें आ रही हैं मजबूत है पलड़ा, इसमें 2 मत नहीं है। लोग चिराग पासवान को हाजीपुर में पसंद रामविलास पासवान का वहां पे एक आधार रहा है लंबे समय तक। रामविलास पासवान ने वहां काम किया है चूंकि हाजीपुर में, तो वहां पे एक आधार रहा है। हाँ, तो रोचकता वाली बात आएगी, कौन अब कहाँ जाएगा ये सब टिकट बंटवारे के बाद डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग में पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस और आरजेडी के बीच और लेफ्ट पार्टी के बीच। ऐसा नहीं है कि उनका एकदम स्मूथ सेल है कि वो थोड़ा सारा काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मगर जहां तक इन दिनों लगातार हम लोग 4-5 दिनों से देख रहे हैं चाचा भतीजे का ही प्रकरण मीडिया में छाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि चाचा भतीजा की लड़ाई रोचक होगी। और उनके साथ मैंने जो देखा सूरजभान भी थे, जितने लोग पुराने थे रामविलास के वो लोग थे। अब आगे देखिए चिराग पासवान को भाजपा नेतृत्व, भाजपा ही तो घुमा रही है। ऐसा तो है नहीं कि कहेंगे कि हमको इतना सीट मिलेगा, भाजपा कहेगी आपको यहाँ से लड़ना है, मेरे चंबुल से लड़ना है, उनके ये तो भाजपा कर रही। तो मेरा यह कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। कल जब घोषणा हो जाएगी तो मुझे लगता है कि कल शाम तक या परसों तक एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जाएगा और आरजेडी उसके बाद क्लियर करेगा महागठबंधन। हो सकता है कि इसके क्लियर करने के बाद कुछ लोग उधर का रुख अपनाएं और इसीलिए महागठबंधन अपने चीज़ों को रोक के रखा है। मगर ये मैंने बहुत पहले हम लोगों ने कहा था कि 5 सीट दे देने से क्या होता है। जैसे 5 सीट दे दिया और मीडिया में चला कि अब मामला हो गया। हमने कहा था कि पशुपति पारस कभी नहीं मानेंगे और पशुपति पारस इस महागठबंधन के लिए परेशानी बनेगी। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाए, मुकेश साहनी मुंह फुलाए हुए हैं, यो भी बन जाए। कुछ ऐसी बातें आने वाले दिनों में होगी। भवेश जी, भवेश जी देखिए यहाँ एक कितना बड़ा पॉलिटिकल पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। याद कीजिए कि 2019 में रामविलास पासवान जी जिंदा थे, इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे और हाजीपुर सीट का मामला था तो पशुपति कुमार पारस को जबरदस्ती वहां से नॉमिनेट करा के उनको इलेक्शन लड़ाया गया। पशुपति कुमार पारस बिहार छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार के नाम पर रामविलास पासवान की एक लीगेसी है, वो है इसके नाम पर उनको लड़ाया गया था। देखिए उस वक्त तो चिराग पासवान ने ये नहीं कोई क्लेम स्टेक किया था कि हम लड़ेंगे। हाँ, अगर उस वक्त हमको लगता है कि अगर वो क्लेम करते कि भाई पिता की सीट पर अगर पिता नहीं लड़ना है तो हम लड़ेंगे, हमको लड़ना है, तो हो सकता है वो सीट उनको मिल गई होती, हाजीपुर से वही लड़े होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाजी जैसा कि अभी दीपक भाई ने कहा कि उनको तो जमुई का रास्ता दिखा दिया गया और यहाँ इनको जबरदस्ती एक तरह से कहिए। बीच में एक मरतबा ये भी बात हुई थी कि शायद रीना पासवान यानी मिसेस रामविलास पासवान को भी वहां से लड़ाने की बात हो रही थी, लेकिन वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तो मजबूरी में, जिसको कहा था बफर से मुहाल, मजबूरी में
पशुपति कुमार पारस को वहां से इलेक्शन लड़ना पड़ा, जीत गए। तो अब आज देखिए ये हालत है कि हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी, अभी जब नीतीश मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया और आपको लग रहा है कि अब एक तरह से एक ये व्यवस्था बन गई कि अब सरकार सुचारू रूप से चलती रहेगी, तो अब क्या लग रहा है कि आपको ये सीट शेयरिंग की ओर बढ़ेंगे? तो जो दीपक जी इशारा कर रहे थे कि अभी भी इधर उधर कुछ हो सकता है, जैसे अभी कुशवाहा का स्टैंड क्लियर नहीं है कि कुशवाहा किधर जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे, क्योंकि वो भी बिहार में इधर उधर पासा पलटते रहते हैं। फिर एक मुकेश सहनी भी एक छोटा फैक्टर है, और दूसरा ये पशुपति पारस ऐसा अब लग रहा है, एक हम अनुमान कर सकते हैं कि वो आरजेडी के गोद में जाके बैठ जाएंगे और आरजेडी के साथ, यानी कि वो महागठबंधन या इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। अपना एक जो उनकी पार्टी तो है ही, उनके पास एक फैक्शन है वो रामविलास पासवान की आरएलडी का। तो अब क्या लगता है, सीन क्लियर हो गया है कि अभी भी कोई बड़ा बदलाव होगा और टिकट के बंटवारे तक ये उथल पुथल चलता रहेगा? हाँ, थोड़ी बहुत तो उथल पुथल होती रही, क्योंकि अभी तक कोई मतलब फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। ठीक है, आज मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए हो गया कि कल से ये चुनाव का ऐलान कल हो जाएगा 3 बजे, तो उसके बाद तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता था, इसलिए आज इसको जल्दबाजी में कर दिया गया। वैसे कल नहीं हुआ था तो आज होने की उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में होगा ये उम्मीद नहीं थी बहरहाल। लेकिन जो सीट शेयरिंग की बात है वो उस पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल मतलब बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी तक कुछ ऐसा फाइनल बाहर निकल के नहीं आया है, क्योंकि उन्हें भी उसमें शेयर देना है, स्पेस देना है। मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से शायद एक सीट मांझी जी को, यानी उनकी हम पार्टी को वो एक सीट मिल सकती है। एक सीट और एक ही सीट बचती है, जो मतलब अभी तक का जो सुनने में आया है कि जो अर्थमेटिक होगा। हालांकि जेडीयू की डिमांड है कि उसको 17 सीट उसको भी दी जाए, क्योंकि उसको पिछली बार भी 17 सीट मिली थी, एक वो हार गए थे किशनगंज, तो वो चाह रहे हैं कि 17 सीट इस बार भी उनको मिले, और 17 सीट तो सिटिंग बीजेपी की है ही, तो 34 सीट ये हो जा रही हैं। अब इसमें वो देखेंगे, क्योंकि अब तो देना है 5 सीट उनको देना है, कमिट कर लिया है चिराग पासवान के लिए 5 सीट कमिट कर लिया है, तो फिर एक ही सीट बचती है, और एक सीट वही है जो मांझी जी को जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुशवाहा को या साहनी को कोई सीट इसमें मिलने जा रही है। इस जो अरेंजमेंट जो बन रहा है या बनता दिख रहा है, उसमें इन दोनों पार्टियों के लिए शायद कोई स्पेस नहीं मिले। मैं आपके पास दीपक जी फिर से आ रहा हूँ। एक जो सवाल बार बार ये हो रहा है कि अब चिराग पासवान और उनके चाचा के रास्ते अलग हैं, तो अब बताइए 5 सीटें अगर चिराग पासवान ने, ठीक है, किसी दबाव में किसी तरह की परिस्थिति में अगर ले भी लिया, तो क्या 5 सीटों को रिटेन कर पाएंगे वो? इतनी मतलब चाचा से एक सियासी दुश्मनी के बाद उनकी ऐसी हैसियत, पासवान वोटों पर ऐसा अधिकार उनका रह गया है कि वो 5 सीटें निकाल पाएंगे, या क्या रहेगा उनका स्कोर? देखिए 5 सीट जो चिराग पासवान का है, तो चिराग पासवान अपने नेतृत्व में पहली बार लोकसभा का टिकट पाएंगे, और पहली बार वो उम्मीदवारों का चयन करेंगे, पहली बार पॉलिटिकल लाइन खींचेंगे कि हमें बांटना है। उस समय रामविलास पासवान ने बांट दिया था 19 में, तो एक दावे के साथ नहीं कह सकते। देखिए समस्तीपुर सीट है जो प्रिंस राज है उनके भाई का सीट है, उनको 5 में अगर एक सीट वहां जाता है, 6 में एक सीट उनको मिलता है, तो पशुपति पारस वहां से नहीं लड़ेंगे तो प्रिंस राज लड़ेंगे। हो सकता है प्रिंस राज इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर आस्था है और हम हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे। उनका ट्वीट कल आया था। दूसरी चर्चा ये हो रही थी कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जो नहीं हुआ। तो
और चिराग पासवान और प्रिंस राज में अब वो तलखी है, वो तलखी दूर होने वाली नहीं है। तो चिराग पासवान के लिए चुनौती होगी। देखिए, नीतीश कुमार से उनका अलाइनमेंट उनके पार्टी से यानी उनके गठबंधन से जरूर हुआ, मगर दिल में जो कसक है, थोड़ा दुख नीतीश कुमार को भी है रामविलास पासवान से। जब 2005 में रामविलास पासवान ने 22 सीट या 24 सीट की जीत की थी एमएलए में, वो उसमें उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया था और नीतीश कुमार की सरकार गिर गई थी। तो उसको लेके कहीं ना कहीं वो दुख नीतीश कुमार को। तो एक और दुख है चिराग पासवान को कि उनके पिता बीमार रहे, वो अस्पताल नहीं गए उनको देखने। एक दुख और है कि जब रामविलास पासवान का नॉमिनेशन लेकर आ रहे थे राज्यसभा का, नीतीश कुमार से कहा गया था कि जाके मिल लीजिए जेपी नड्डा, शायद नीतीश कुमार नहीं मिले थे। तो इस सब लेकर यहाँ भी दुख है। दुख अभी दोनों तरफ है, मजबूरी दोनों तरफ है, दुख भी है और मजबूरी भी है कि अब हमको क्या करना है। मगर मुझे लगता है कि चिराग पासवान को जैसे उठा रहा है बीजेपी, और मैंने भी कहा था कि उठाने की एक ही वजह थी, जो वैशाली का जो रैली उसने कर दिया बहुत जबरदस्त, तो उसके बाद बीजेपी के का कान खड़ा हुआ और बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव के टक्कर में हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है। तो ये कारण से उनको 5 सीट देने की बात हो गई, और उनको उम्र का तफरका भी है, वो नौजवान हैं, बोलते अच्छा हैं, मगर थोड़ा जैसे कल उन्होंने कहा था, फैजान भाई ने साफ कहा था, अनुभव नहीं है। और ऐसा कहना कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं कफन बांध कर चलूंगा, ये सब राजनीति में नहीं चलती है। राजनीति में द्वारे द्वारे नगरी नगरी ढूंढते हैं लोग, बैठते हैं लोग, तो गोटी सेट करते हैं, ऐसा होता है। एक जो कंट्राडिक्शन की बात फैजान भाई दीपक जी कर रहे हैं, आखिरी सवाल है, मैं इस चर्चा को वाइंड अप करना चाहता हूँ। एक कंट्राडिक्शन तो एनडीए में दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा कंट्राडिक्शन की जो 2 धड़े हैं, जेडीयू और अगर नया धड़ा हम चिराग पासवान की पार्टी को माने तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन है। फिर इनके चिर विरोधी यानी इनकी ही जाति के उनके चाचा दूसरी तरफ होंगे, ये एक कंट्राडिक्शन है। आपको एनडीए में तो एक कंट्राडिक्शन हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन में भी इसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन है जो इस कंट्राडिक्शन के लिए कुछ खाद पानी का काम करेगा, उनके लिए जो जितने नेगेटिव मार्किंग हो रही है उनके लिए, एनडीए के लिए, उसी तरह की नेगेटिव मार्किंग जो है इंडिया अलायंस में भी उनका किया जाएगा? नहीं, देखिए अगर पशुपति कुमार पारस इंडिया ब्लॉक में या महागठबंधन में जाते हैं तो ऐसा कोई बड़ा कंट्राडिक्शन वहां देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां कोई बड़ा शेड्यूल्ड कास्ट नेता नहीं है। जैसे कहें कि भाई एनडीए में है, मांझी जी हैं, तो चिराग पासवान भी आ गए, तो 2 नेता उस शेड्यूल्ड कास्ट के यहाँ पर आ गए हैं। वैसा उसमें नहीं है, क्योंकि हैं भी तो छोटे छोटे नेता हैं या आरजेडी के अपने नेता हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा बड़ा नाम जहां कंट्राडिक्शन हो सके या जहां कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सके या जहां सीटों के बंटवारे पे कोई मीन मेख निकल सके, ऐसा वहां नहीं है। यहाँ हो सकता है क्योंकि अब यहाँ 2 स्टेक होल्डर्स हो गए हैं उस क्लास के, उस सोसाइटी के, यानी जीतन राम मांझी तो पहले से हैं और ये अब एंट्री हो गई है चिराग पासवान की। चिराग पासवान को 5 सीटें देने की बात हो रही है, जीतन राम मांझी को हो सकता है 1 ही सीट मिले। मुकेश सहनी भी तो लाइन में है, एनडीए में ही जाना चाहेंगे, वो पहली पसंद उनकी एनडीए होगी। अभी उनका कुछ ठीक नहीं कि वो किस तरफ जाएंगे, कौन से अलायंस में वो जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहरहाल वो आउट ऑफ डिस्कशन है और आउट ऑफ न्यूज है, न्यूज से बाहर है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग इसी तरह बिहार में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं और उन राजनीतिक परिस्थितियों का जमीन पर किस तरह से चुनावों पर असर होगा, सियासत पर असर होगा, प्रदेश की जनता के विकास के कामों में कितना असर होगा, और हम देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का विस्तार में इतना जो समय लगा है, तो जाहिर है कि इसका असर इस बात पर भी आया है कि प्रदेश का शासन प्रशासन जो है थोड़े समय के लिए ढीला हो गया। इसको मुद्दा भी बनाया था तेजस्वी यादव ने, और अब देखते हैं कि जनता चुनावों में किस तरह से
फैसला करती है, किस दल के बारे में, किस गठबंधन के बारे में किस तरह का फैसला करती है। कल चुनावों का ऐलान होना है और उसके बाद धीरे धीरे बिहार में राजनीतिक सियासी जो एक अलाइनमेंट है वो भी धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और जिस तरह का हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी भी कुछ छोटे छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जातियों के आधार पर पार्टियां बनी हैं, छोटे क्षेत्रों में कम उनका प्रभाव है, उनकी राजनीति किस रूप में सामने आती है, वो कैसे वोटों को प्रभावित करते हैं, इस ढेर सारे सवाल हैं और उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आज की कल वैसे भी कल चुनाव घोषित हो जाने के बाद सियासी सरगर्मी कुछ तेज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो सीटों का एडजस्टमेंट का है वो प्रोसेस थोड़ा एक्सीलरेट करेगा और कल सुबह तक, आज रात में ही हो सकता है या कल सुबह तक सबके मंत्रिमंडल जो मंत्री बनाए गए हैं उनके विभागों की भी घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद कुछ सरगर्मी बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही सरकारी स्तर पर कुछ काम को तेजी से, जैसे मंत्रिपरिषद का विस्तार होते ही, मंत्रियों के पोर्टफोलियो मिलते ही कुछ ऐसे ऐलान भी होंगे जिसका चुनाव पे असर हो। तो बहुत सारे दाव पेच आजमाए जाते हैं, लेकिन क्या असर होगा जनता भी समझती है। बिहार की जनता तो एक अलग तरह का राजनीतिक सूझबूझ रखती है और निश्चित रूप से बिहार एक अलग परिणाम देने वाला है, इसलिए बिहार पर हमारी नजर है और हम लगातार ऐसी चर्चाओं के साथ आपके सामने आते रहेंगे। कल भी हम इस चर्चा को जरूर करेंगे, क्योंकि कल चुनाव का ऐलान होना है और उसके बाद किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में पैदा होती हैं, किस तरह के राजनीतिक मोड़ लेते हैं राजनीतिक दल, ये सब हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।